जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल ACP 350 में। RO 2024 यूथ कंपटीशन टाइम हिंदी की फ्री क्लासेज जनरल हिंदी क्लास 1 वाक्य और वर्तनी शुद्धि का टॉपिक लेकर हम आ गए हैं। तो समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम हम कवर कर रहे हैं इन वीडियोस के द्वारा, और ये हमारा आखिरी टॉपिक है, यानी कि लास्ट टॉपिक है। इससे पहले 5 टॉपिक हम कर चुके हैं और 6 टॉपिक ही पूछे जाते हैं समीक्षा अधिकारी में। तो ये छठा टॉपिक हमारा शुरू हो गया है, जिसमें हम और आप पढ़ने जा रहे हैं वाक्य एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। वाक्य एवं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। क्लास होने वाली है थोड़ी सी लंबी और थोड़ी सी बोरिंग, और साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो सच में बोरिंग होने वाली है, लेकिन चूंकि हमारे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, स्किप करना नामुमकिन है, तो पढ़ना तो है ही। तो दिल थाम के बैठिए और थोड़ी सी हिम्मत कीजिए मेरे साथ, और टॉपिक को ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ना ना पड़े, क्योंकि थ्योरेटिकल है, बार बार पढ़ने का समय नहीं है और ना ही पढ़ने का मन होगा। तो सिर्फ एक बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और ऐसा पढ़िए जो दोबारा ना पढ़ना पड़े, और इतना टफ भी नहीं है। सो सिंपल, बहुत सरल है। आपने बस एक बार ध्यान लगा के बातें सुन लेनी है, नजर स्क्रीन पर रखनी है और चीजें ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जानी है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ऑलरेडी हमको बहुत सारा पढ़ना है, पढ़ाना है, क्योंकि वीडियो होने वाली है लंबी, थ्योरी की क्लास है, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखेंगे वाक्य क्या होता है। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप है। वाक्य वह सार्थक शब्द समूह है जिसके द्वारा लेखक तथा वक्ता लिखकर एवं बोलकर अपने भाव या विचार पाठक या श्रोता पर प्रकट करता है, ठीक है। वाक्य के अंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य देखेंगे वाक्य में, एक मिनट, वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी किसी के बारे में कोई भी बात बताई जा रही है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा उद्देश्य कहलाएगा। यानी हमारा उद्देश्य क्या है बात करने का, किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसको क्या बता रहे हैं। तो जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं वो क्या है? उद्देश्य है हमारा। प्राय वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। यानी कि वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा, जो कर्ता होगा, वही वाक्य का उद्देश्य होगा। जैसे राघव पढ़ता है, यहाँ राघव शब्द उद्देश्य है, क्योंकि राघव के बारे में बताया जा रहा है। राघव क्या कर रहा है? राघव पढ़ रहा है। क्या करता है राघव? राघव पढ़ता है, पढ़ रहा है वो, ठीक है। तो राघव के बारे में बताया जा रहा है, तो राघव क्या हो जाएगा? यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा हमारा। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार देखेंगे क्या होता है। उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द या शब्द समूह को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। यानी उद्देश्य के बारे में या उद्देश्य की कोई भी विशेषता, गुण, अवगुण बता रहा है, या उद्देश्य क्या कर रहा है, जो भी सब्जेक्ट है हमारा, उसके बारे में जो जानकारी दे रहा है, कोई शब्द है, समूह है, उसको उद्देश्य का विस्तार कहेंगे। जैसे लंबे लंबे बालों वाली एक लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? एक लड़की है, और उसके बारे में जो विस्तार किया गया, जो व्याख्या की गई, उसके बारे में जो बताया गया, क्या बताया गया? उपर्युक्त वाक्य में लंबे लंबे बालों वाली एक लड़की, ये उसके बारे में बताया गया कि लड़की कैसी थी? लंबे लंबे बालों वाली। उद्देश्य का विस्तार है, ये उसके बारे में विस्तार किया गया, उसके बारे में बताया गया। इस वाक्य में लंबे लंबे बालों वाली एक लड़की का विशेषण है, ठीक है। विधेय क्या होता है? विधेय देखेंगे। विधेय वाक्य में उद्देश्य यानी कि कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। यानी वाक्य में जो कर्ता है, हमारा उद्देश्य, जो मतलब कि डूअर है, सब्जेक्ट जो है, उसके विषय में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। जैसे राघव पढ़ता है, वाक्य में पढ़ता है विधेय,
यानी राघव क्या कर रहा है, पढ़ रहा है वो मतलब कि हम बता रहे हैं कि राघव जो क्या कर रहा है, क्रिया जो है वो राघव की क्या है, पढ़ना है, पढ़ रहा है वो। तो ये पढ़ता जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये विधेय हो जाएगा। ठीक है। अब विधेय का विस्तार, मूल विधेय को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विधेय का विस्तार कहते हैं। जैसे पढ़ता है में ये जो है लग गया, इसके अंतर्गत क्रिया तथा कर्म का विस्तार निहित होता है। जैसे वह अपने पेन से लिखता है, ये देख रहे हैं आप, वह अपने पेन से लिखता है। तो अपने पेन से ये क्या है, कर्म का विस्तार हो रहा है। इसमें क्या कर्म कैसे कर रहा है, अपने पेन से लिख रहा है। और लिखना जो है ये क्रिया का विस्तार हो गया, लिखता, लिख से लिखता, ये हमारी क्रिया हो गई। ठीक है। आगे आ जाइए, वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, वाक्य को मूलतः दो आधारों पर बांटा गया है। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं, 3 हैं। रचना के आधार पर कौन कौन से, पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा क्या है हमारा, संयुक्त वाक्य। ये रचना के आधार पर। इनको नॉर्मली बस पढ़ते सुनते रहना है आपको, मेहनत मैं कर रहा हूं आपके लिए। अब देखेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या है, जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। यानी क्रिया भी एक हो और कर्ता भी एक हो, इसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होगा। सरल वाक्य में सदैव एक ही मुख्य क्रिया होती है, ना कि एक से अधिक। जैसे राघव गाता है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है। ठीक है, राघव गाता है, तो ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। तो इस वाक्य में एक उद्देश्य राघव और क्रिया विधेय गाता है, अतः यह एक सरल वाक्य है। अब मिश्र वाक्य क्या होते हैं ये देखेंगे। मिश्र वाक्य मिश्र वाक्य सुनिए, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य यानी कि प्रधान उपवाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई अंग वाक्य यानी कि जिसको उपवाक्य कहेंगे हो, यानी कि उस पर आश्रित कोई और वाक्य हो, तो वह मिश्रित वाक्य कहलाएगा। जैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। अब इसमें की के पहले जो है, एक ये हो गया वाक्य हमारा और एक ये हो गया, की के बाद वाला आश्रित हो गया और ये प्रधान हो गया, तो इसको उपवाक्य कहेंगे जो की के बाद में है, और जो प्रधान वाक्य है वो की से पहले वाला है। जैसे इस वाक्य में क्या कि मैं जानता हूं प्रधान वाक्य है और तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे आश्रित या फिर उपवाक्य है। तो ये मिश्र या मिश्रित वाक्य की पहचान है। उपवाक्य क्या होता है, उपवाक्य ऐसा पद समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, उपवाक्य कहलाता है। जैसे राघव ने कहा कि वह गाएगा, तो प्रधान वाक्य क्या होगा कि राघव ने कहा, और उपवाक्य क्या होगा कि वह गाएगा। की के पहले प्रधान वाक्य, बाद में उपवाक्य। ठीक है। उपवाक्य के भी भेद होते हैं। उपवाक्य कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। पहला हो जाएगा संज्ञा, दूसरा विशेषण और तीसरा क्रिया। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, इनके बारे में और पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। ये संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, जो आश्रित उपवाक्य की संज्ञा की तरह व्यवहित हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य की पहचान यह है कि इस उपवाक्य के पूर्व की होता है, यानी कि इसके पूर्व क्या मिलेगा, कि मिलेगा। जैसे मोहन ने कहा कि मैं मर जाऊंगा। दूसरा, मैं नहीं जानता कि सीता कहाँ है। तो उपर्युक्त वाक्यों में मैं जाऊंगा और सीता कहाँ है संज्ञा उपवाक्य हैं। ठीक है, की के बाद। दूसरा देखेंगे विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहित हों उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य के पूर्व जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। यहाँ जो कल आया था विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, जो इसमें पहचान बताई थी ना, वो इसमें देखो यहां आ गई। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है हमारा, क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहित हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इनकी जो हेडिंग है ना, यही इनकी क्या बनती जा रही है, पहचान बनती जा रही है, या मतलब की डेफिनेशन बन रही है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, ज्यों ही मैं गया त्यों ही ट्रेन चली गई। ठीक है, यानी कि
ये एक दूसरे पर डिपेंड है। हेतु हेतु मत पढ़ा कभी, उसी तरह की चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त वाक्य में जब पानी बरसता है ज्यों ही में गया क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। क्यों? क्रिया विशेषण उपवाक्य के पूर्व जब, जहां, जिधर, ज्यों, यद्यपि इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। इसके द्वारा समय, स्थान, कारण, फल, उद्देश्य, अवस्था, समानता, मात्रा इत्यादि का बोध भी होता है। अब आएगा संयुक्त। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजन अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, अथवा संयुक्त वाक्य का वाक्य समूह, संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्यय द्वारा संयुक्त हों। ठीक, जैसे मैं बाजार गया और मोहन आया, तो दो वाक्य हो गए, एक तो मैं बाजार गया और एक मोहन आया, और से इनको जोड़ दिया गया। ठीक, इस वाक्य में दो सरल वाक्यों के जोड़ने वाला संयोजक और है। नोट, संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हैं, वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो था संयोजक अव्यय था, और मैं बाजार गया ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है, इसको अगर अलग लिख दो तो। मोहन आया ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है, इसको अगर अलग लिख दो तो, है कि नहीं? ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। संयुक्त वाक्य के प्रकार, चार प्रकार होते हैं संयुक्त वाक्य के। पहला है संयोजक, दूसरा है विभाजक या विरोध सूचक, तीसरा है विकल्प सूचक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा क्या है? परिमाण बोधक। अब इनको भी देख लीजिए थोड़ा थोड़ा। संयोजक क्या है? जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य में संयोजक अव्यय और, तथा, व, एवं, भी के द्वारा जुड़ा हो, जैसे मोहन पढ़ा और सीता लिखी, तो ये क्या हो जाएंगे? ये संयोजक हो जाएंगे, ये संयोजन हो गया। विभाजक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य जिनमें परस्पर विरोधी भाव प्रकट हो किसी संयोजक अव्यय के द्वारा संयुक्त हो, तो इससे निर्मित संयुक्त वाक्य को विभाजक या विरोध सूचक संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, पर आदि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे। नंबर एक, श्याम ने उसे रोका था पर वह नहीं रुका। दूसरा, राम तो आया परंतु श्याम नहीं आया। विकल्प सूचक देखेंगे। जब दो या दो से या जब दो बातों में से किसी एक बात को स्वीकार करना होता है, इसमें या अथवा ना की आदि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम काम कर सकते हो या पढ़ाई, यह आ गया। अब दोनों में से एक चूज करना है। दूसरा देखिए, मैं जाऊंगा अथवा कैलाश जाएगा, या तो मैं जाऊंगा या कैलाश जाएगा। तीसरा, सफल होना चाहते हो तो मेहनत करो ना कि आलस से। इसमें भी अलग अलग हो गए। ठीक है, अब आता है परिमाण बोधक। परिमाण बोधक में क्या है साहब? जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्र वाक्य का परिणाम बताता हो तो उसे परिणाम बोधक वाक्य कहते हैं। इसमें इसलिए, सो, इस, कारण, अतएव, फलस्वरूप आदि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे रास्ते में बहुत तेज धूप है इसलिए मैं नहीं आ सकता, ये देखेंगे। वृक्षारोपण नहीं हो रहा है इसलिए पर्यावरण दूषित हो रहा है। तीसरा देखिए, आज अत्यधिक उमस है अतः बारिश हो सकती है। समझ रहे हैं? अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद, ये अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद कितने हैं? 8 हैं।
अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। नंबर 1, विधिवाचक। नंबर 2, निषेधवाचक। नंबर 3, आज्ञावाचक। नंबर 4, प्रश्नवाचक। नंबर 5, विस्मयवाचक। नंबर 6, संदेहवाचक। नंबर 7, इच्छावाचक। नंबर 8, संकेतवाचक। हो गए 8। अब इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो इनके बारे में पढ़ने से पहले आपके लिए 2 लाइन है मोटिवेशन की। चूंकि क्लास थोड़ी बोर सी हो रही है तो मसाला डालना जरूरी है। तो सुनिए, लाइनें हैं कि कदम पीछे हटाना इल्म की तौहीन है हमदम। इल्म का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। कदम कदम पीछे हटाना इल्म की तौहीन है हमदम, भला से रास्ते में जिंदगी की शाम हो जाए। यानी कि जो फैसला ले लिया सो ले लिया, उसको कर दिखाना ही अब एक उद्देश्य है। अगर पीछे कदम हटाया तो फिर ये इल्म की तौहीन होगी। आगे बढ़ते हैं। विधिवाचक देखेंगे सबसे पहले हम। विधिवाचक क्या होता है? ऐसे वाक्य जिससे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व या किसी नियम का बोध हो, वह वाक्य विधिवाचक कहलाता है। जैसे भारत मेरा देश है, रमेश गाना गाता है, राधा स्कूल जाती है, सूर्य पूरब से निकलता है, गौरव रामायण पढ़ता है। यानी कि जो सिंपल वाक्य होते हैं ना, साधारण, उनको विधिवाचक कहते हैं। यानी किसी कार्य को होने का तरीका, प्रोसेस, द वे ऑफ डूइंग, वो क्या कहलाएगा? विधिवाचक। यानी विधि क्या है, कैसी विधि है, कैसे हो रहा है, वो चीज क्या है? विधिवाचक। आप ये कह रहे हैं कि विधिवाचक वाक्य को विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। अच्छा, यानी विधिवाचक भी कहते हैं और विधानवाचक भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, यानी कि निगेटिव वाला। ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य के निषेध का बोध हो, यानी कि नहीं होने का बोध हो, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिसमें नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, इस तरह की चीज आएंगी। मैं बाजार नहीं जाऊंगा, राघव सही काम नहीं करता। अगला है कंस सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलता, फूल ना तोड़े। तो नहीं, नहीं, नहीं और ना और नहीं, देख रहे हैं? यानी कि नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव ये तुम्हारे वर्ड्स जिसमें आएंगे वो क्या हो जाएगा? निषेधवाचक हो जाएगा। आज्ञावाचक, इनमें इनके ही नाम से पता चल रहा है क्या है। आज्ञावाचक कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य जिसमें किसी आज्ञा का बोध हो, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वहां जाकर बैठो, आज्ञा मिल गई साहब, वहां जाकर बैठो। तुम बाजार जाओ, आदेश मिल रहा है, आज्ञा मिल रही है। कृपया शांति बनाए रखें, तुम मेरे साथ चलो, तुम गाओ। तो ये सब क्या हो जाएंगे? आज्ञावाचक। चौथा देखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होते हैं? ऐसे वाक्य जिससे किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। यानी क्वेश्चन मार्क्स जिनमें आए पीछे, और क्या? प्रश्नवाचक। ऐसे वाक्य जिसमें किसी के प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, है ना? तो इसमें देखेंगे, ये रहा हमारा, तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न पूछ लिया। तुम क्या, ये है क्या तुम पढ़ोगे, आ गया प्रश्न। तो इनकी एक पहचान और है कि सबसे पीछे ये इस तरह का क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ठीक है। पांचवा, विस्मयवाचक वाक्य। इसमें क्या? ऐसे वाक्य जिसमें किसी आश्चर्य, दुख, सुख का बोध हो, विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अरे, इसमें ये ना, ये वाला चिन्ह ये जरूर मिलता है। अरे, तुम आ गए, शाबाश तुम जीत गए, ओह मैं फेल हो गया, बल्ले हम पास हो गए, अरे मोहन गिर गया, इस तरह से। छह में है
संदेहवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिससे किसी बात का संदेह प्रकट हो, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे संदेह मतलब कि कंफ्यूजन रहेगा इसमें, वह चला गया होगा, कंफ्यूजन है। तुमने सुना होगा, इसमें भी शायद वह आ जाए, संभवतः वह सुधर जाए, शायद आज धूप निकले। तो जिनमें मतलब कि संदेह हो, कोई चीज क्लियर ना हो, उनको संदेहवाचक कहेंगे। सातवां है इच्छावाचक, यानी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं जिनमें, जिससे किसी प्रकार की इच्छा, शुभकामना का बोध हो, इच्छावाचक कहलाते हैं। जैसे तुम सफल हो, ये हमारी इच्छा है, हम किसी को दुआ दे रहे हैं। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये कामना कर रहे हैं, इच्छा है, तो ये इच्छावाचक हो जाते हैं। सदा सत्य बोलना चाहिए, तो ये इच्छाएं हैं, इच्छावाचक हो जाएंगे। आठवां देखेंगे संकेतवाचक। क्या लगता है संकेतवाचक हेडिंग पढ़ के कैसे वाक्य होंगे? कोई जिनमें संकेत मिलता हो, और क्या। जहां एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो, संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है। अगर तुम ध्यान देते तो ऐसा ना होता, अगर तुम जल्दी उठोगे तो स्वस्थ रहोगे, पानी बरसता तो धान सूख जाता, यदि तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। एक दूसरे पर डिपेंडेंसी का बोध यहां हुआ। आगे देखिए, वाक्य शुद्धि के सामान्य नियम। वाक्य को सुव्यवस्थित और संयत रूप से देने को व्याकरण में पदक्रम कहते हैं। शुद्ध एवं व्याकरणनिष्ठ वाक्य की रचना के लिए क्रम, अन्वय एवं प्रयोग में संबंध कुछ सामान्य नियमों का ज्ञान आवश्यक है। क्रम के संदर्भ में सर्वप्रथम कर्ता, मध्य में कर्म और अंत में क्रिया होनी चाहिए। जैसे सीता ने पानी पिया। ठीक, कर्ता और क्रिया का मेल, कर्ता और क्रिया का मेल। नंबर 1, यदि वाक्य में एक ही लिंग, वचन और पुरुष के अनेक विभक्ति रहित कर्ता हो और अंतिम कर्ता के पहले और संयोजक आया हो, तो इन कर्ताओं की क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी। जैसे सीता और मीना जाती हैं, सीता और मीना जाती हैं। रमेश, राघव और आनंद पढ़ते हैं। नंबर 2, यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित है तो उसी क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होंगे। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, रमेश गीत गाता है। नंबर 3 देखेंगे, यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग के कर्ता हों और दोनों द्वंद्व समास के अनुसार प्रयुक्त हों, तो उनकी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। जैसे माता पिता सो गए, नर नारी गए, राजा रानी आ गए, स्त्री पुरुष बैठे हैं। नंबर 4, नंबर 4 में है, यदि वाक्य में दो भिन्न विभक्ति रहित एक वचन करता हूं और दोनों के बीच संयोजक आए, तो उनकी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। जैसे राधा और कृष्ण रास रचाते हैं, बाघ और बकरी एक घट पानी पीते हैं, मोहन और राधिका बाजार जाते हैं। 5वां देखेंगे, यदि वाक्य में दोनों लिंग वचनों के अनेक कर्ता हों तो क्रिया बहुवचन में होगी और उनका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। जैसे एक लड़का, दो महिला और 4 पुरुष आते हैं। ठीक है, एक गाय, दो बैल और बहुत सी बकरियां चरती हैं। यह ना कि अंतिम कर्ता के अनुसार होगा कौन, लिंग। रूल नंबर 6, यदि वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच विभाजक, समुच्चय बोधक, अव्यय या अथवा वा रहे तो क्रिया के अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी। जैसे मनीष के 3 बैल अथवा राघव की 3 गाय बिकेंगी। ये है ना गाय, अंतिम वाल के अनुसार हो गया ना क्रिया, बिकेंगी। हरि की एक चटाई या 5 दरियां बिकेंगी। हो गई ना, हो गई। 7वां है, यदि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष एक वाक्य में कर्ता बनकर आए तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होगी। जैसे उदाहरण नंबर 1, तुम और मैं जाऊंगा, इस वाले के अनुसार। दूसरा है तुम और वह जाएंगे। तीसरा है मोहन और हम साथ साथ स्कूल चलेंगे। नोट, कामता प्रसाद गुरु का मत है कि वाक्य में पहले मध्य पुरुष, उसके बाद अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे तुम, वह और मैं खेलूंगा।
कर्म और क्रिया का मेल। कर्म और क्रिया का मेल देखेंगे। यदि वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो, यदि वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो और कर्म की को विभक्ति ना हो तो उसकी क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, उसने लड़ाई जीती, मोहन ने बात की, तुमने क्षमा मांगी। दूसरा, यदि कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति चिन्हों से युक्त हो तो सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष होगा। ये विभक्ति समझ रहे हो ना तुम? वो था ना कर्ता ने कर्म को, वही विभक्ति है ये, अन्य पुरुष होगी। जैसे मैंने कृष्ण को पुकारा, लड़कों ने खेल को ध्यान से देखा, तुमने पुस्तक को पढ़ा, सीता ने राम को देखा। नंबर 3, यदि कर्ता को प्रत्यय से उक्त हो और कर्म के स्थान पर कोई क्रियार्थक संज्ञा आए तो क्रिया सदा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में होगी। जैसे तुमको पुस्तक पढ़ना नहीं आता, अंजलि को रसोई बनाना नहीं आता। ठीक। चौथा देखेंगे, यदि एक ही लिंग, वचन और अनेक प्राणीवाचक विभक्ति रहित कर्म एक साथ आए तो क्रिया उसी लिंग में बहुवचन में होगी। जैसे राघव ने घोड़ा और ऊंट खरीदी, घोड़ा और ऊंट खरीदी। नंबर 2, उसने भैंस और गाय खरीदे। नंबर 5, यदि एक ही लिंग, वचन और उनके प्राणीवाचक अप्राणीवाचक विभक्ति रहित कर्म एक साथ एक वचन में आए तो क्रिया भी एक वचन में होगी। जैसे मैंने एक भैंस और एक गाय खरीदी, राघव ने एक पेन और एक पुस्तक खरीदी, रमेश ने एक गाड़ी और एक साइकिल खरीदी। तो हम पहुंच गए थे 6 नंबर तक। 6 नंबर देख रहे हैं, थोड़ी देर और पढ़ लो। बीच में आपको एक बेहतरीन शायरी सुनाई जाएगी तनाव कम करने के लिए और क्लास को रोचक बनाने के लिए। एक बेहतरीन शायरी सुनाऊंगा, थोड़ी देर और मेरे साथ दो। जहां भी मतलब मुझे लगेगा कि आप सुनानी चाहिए मैं खुद ही सुना दूंगा। ठीक है। 6 नंबर और देखो, यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के अनेक कर्म आए, ठीक है, और वे और से जुड़े हों तो क्रिया अंतिम कर्म के लिंग और वचन में होगी। जैसे मैंने लीची और सेब खाया, यानी और से जुड़ गई, अंतिम क्या है, सेब है, तो सेब के अनुसार क्या आ गया, खाया। उसी प्रकार तुमने दूध और रोटी खाई, तो खाई जो है स्त्रीलिंग किसके वजह से आ गया, रोटी की वजह से। ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम का मेल, अब हम पढ़ेंगे संज्ञा और सर्वनाम का मेल। नंबर 1, क्या है रूल, वाक्य में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार सर्वनाम उस संज्ञा का अनुसरण करता है जिसके बदले उसका प्रयोग होता है। जैसे लड़कियां भी यही हैं। दूसरा है लड़के वे ही हैं। दूसरा देखेंगे यदि वाक्य में अनेक संज्ञाओं के स्थान पर एक ही सर्वनाम आए तो पुल्लिंग बहुवचन में होगा, तो वह किस में होगा, पुल्लिंग बहुवचन में होगा। जैसे रमेश और सुधाकर दिल्ली गए हैं, 3 दिन बाद वे लौटेंगे। हो गया। अब आ जाइए वाक्य संबंधी प्रमुख अशुद्धियां क्या क्या होती हैं। नंबर 1, ये वर्ण संबंधी अशुद्धियां, वर्तनी वर्ण संबंधी अनेक अशुद्धियां होती हैं। जैसे ना, णा, या, छा, और ये कक्षा वाला छा, छत्री वाला वा, रिर, ए, ये, अनुस्वार और चंद्र बिंदु आदि, इनको सही उच्चारित करने के लिए अभ्यास और व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। उदाहरण देखेंगे, अशुद्ध क्या है,
कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो इसमें कांग्रेस में जो है अशुद्धि है, त्रुटि है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरा देखेंगे, अशुद्ध वाक्य है हमारा, राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें ना आ गया, ना की जगह शुद्ध रूप क्या होता है? अणा होता है। तो शुद्ध देखेंगे, राम ने रावण को बाण से मारा, ना आएगा ना की जगह, ठीक है। अशुद्ध देखेंगे, भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ये यहाँ अशुद्धि है। शुद्ध देखेंगे क्या होगा इसका? भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अशुद्ध है, वे पूजा अर्चना से पहले नहाते हैं। इसका शुद्ध क्या होगा? वे पूजा अर्चना से पहले नहाते हैं। पांचवा देखेंगे, अशुद्ध होगा, लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। ये जो शब्द है शोषण गलत है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। दूसरा देखेंगे, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा संबंधी अशुद्धि क्या है? संज्ञा की अनेक समानार्थक संज्ञाएं होती हैं। अर्थ की दृष्टि से उनमें समानता होने पर भी भाव की दृष्टि से भिन्नता आ जाती है, अतः प्रसंग के अनुसार संज्ञा का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण देखेंगे, ये है हमारा अशुद्ध, क्या है? विवेकानंद के संदेशों से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है देश। विवेकानंदों के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शुद्ध देखेंगे, विवेकानंद के संदेश से, संदेशों की जगह क्या आ गया? संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। तो ये त्रुटि थी। दूसरा देखेंगे, अशुद्ध वाक्य, बाद में इसको शुद्ध किया जाएगा, कि ओजस्वी व्यक्ति के मन की थाह नहीं चलती। ओजस्वी व्यक्ति के मन की थाह नहीं चलती। शुद्ध क्या हो जाएगा इसका? ओजस्वी व्यक्ति के मन की थाह नहीं मिलती। चलती नहीं होगा, क्या होगा? मिलती शुद्ध है। तीसरा देखेंगे, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। सर्वनाम से संबंधित अशुद्धियां क्या क्या करते हैं हम, उनको ध्यान देंगे, कि जो शब्द प्रसंग के किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग ऐसी संज्ञा के स्थान पर शुद्ध माना जाता है जिसका प्रयोग वाक्य में पहले किया गया हो। इसलिए संज्ञा के अनुसार उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष प्रयोग करना उचित होता है, तथा वाक्य में दो संज्ञाओं के प्रयोग होने पर प्रथम संज्ञा के अनुसार सर्वनाम का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब उदाहरण से समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे। अशुद्ध क्या है? राम और राम की बहन कल विद्यालय गई थी। इसका शुद्ध रूप देखिए, राम और उसकी, यानी राम और राम दो जगह आ गया, और सा लग रहा है, ठीक है। तो ये राम आ गया, ठीक है। इसकी जगह पे फिर अगली बार हम क्या करेंगे? उसकी यूज होगा, उसकी प्रयोग होगा, यानी सर्वनाम हो जाएगा। फिर राम और उसकी बहन कल विद्यालय गए थे, तो ये शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध देखिए, उसने कहा कि मैं 4 भाई हूं। इसका शुद्ध रूप देखिए, उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, ठीक है। तो इस तरह की भी अशुद्धियां होती हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना है। शायरी सुनाऊंगा, वो भी गा के सुनाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन। थोड़ी देर और जुड़े रहिए। विशेषण संबंधी अशुद्धियां क्या होती हैं? जिस शब्द में किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है उसे विशेषण कहते हैं। जब विशेषण उचित अर्थ प्रकट ना कर भ्रामक अर्थ प्रकट करे, तो वहां विशेषण संबंधी दोष होता है। अतः ध्यान रखना चाहिए कि विशेषण सदा ही विशेष्य या संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त किया जाए। उदाहरण से समझेंगे। गर्मी प्रचंड पड़ रही है। प्रचंड पड़ रही है, शुद्ध क्या हो जाएगा? प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गर्मी प्रचंड नहीं पड़ रही है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ठीक है। यह है अगला। दूसरा, मेरा और आपका घोर संबंध है। घोर क्या होता है? घनिष्ठ होता है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। देखिए, ध्यान से पढ़ोगे ना, तब भी आपको पता चल जाएगी कि त्रुटि कहाँ है। मतलब जो अशुद्ध होगा ना, उसमें खुद ही आपको ऑड सा लगने लगेगा कि कुछ इसमें कमी रह रही है यार, सही से मतलब फीलिंग नहीं आ रही, अच्छी वाइब नहीं आ रही, मतलब ऐसा तुमको खुद ही फील हो जाएगा। पांचवा देखेंगे, क्रिया विषयक अशुद्धियां क्या होती हैं?
जिस शब्द से किसी कार्य का होना समझा जाए वह क्रिया कहलाती है, जैसे पढ़ना, लिखना, जाना आदि। ये सबको पता है। क्रिया वाक्य का महत्वपूर्ण अंग होती है, ये भी पता है। इसके गलत प्रयोग से संपूर्ण वाक्य अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। अतः संज्ञा के साथ ऐसी क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए जो सर्वथा अपेक्षित हो, जैसे। अब आइए असल बात। इधर अशुद्ध है आपका और इधर शुद्ध है। देखिए, आप हस्ताक्षर बना दें। बना दें, बना दें क्या मतलब? आप हस्ताक्षर कर दें, ये शुद्ध है। तुम अपने मत का स्पष्टीकरण करो, हैं, स्पष्टीकरण करो। तुम अपना मत स्पष्ट करो, ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। क्रिया के वचन संबंधी अशुद्धियां। क्रिया के वचन संबंधी अशुद्धियां क्या होती हैं, देखेंगे। नंबर 1, वाक्य में जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता तब क्रिया का वचन कर्ता के अनुसार होता है, जैसे महेश रामायण पढ़ता है। नंबर 2, जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है परंतु कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता तब क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है, जैसे सुरेश ने पुस्तक पढ़ी। तीसरा, जब कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को का प्रयोग होता है तब क्रिया पुल्लिंग एक वचन में होती है, जैसे राम ने फल को खाया। 6 नंबर देखेंगे, क्रिया के लिंग संबंधी शुद्धि। जब कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता तब क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है, जैसे रमा संगीत सुनती है, नितिन संगीत सुनता है। जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है और कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता तब क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है, जैसे ने गरिमा ने प्रकृति की शोभा देखी। जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है और कर्म के साथ को का तब क्रिया पुल्लिंग एक वचन में होती है, जैसे रहीम ने शरद को समझाया। 7वां, शायरी जल्दी ही सुनानी पड़ेगी, ज्यादा ही बोरिंग होती जा रही है क्लास। चलिए सुनाऊंगा, अभी सुनाऊंगा, ठीक है। इनको तो क्लियर कर लूं, उसके बाद में अभी सुना दूंगा। 7वां देखिए, लिंग वचन संबंधी अशुद्धियां। लिंग वचन का प्रयोग हमेशा कर्ता के अनुसार होता है। प्राय कारक के बाद समासिक पद आने पर लिंग संबंधी अशुद्धियां होती हैं। नियम नंबर 1, यदि वाक्य में एक लिंग एक वचन के अनेक विभक्ति रहित कर्ता हों, अंतिम कर्ता के पहले और संयोजक आया हो, तो इन कर्ताओं की क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी, जैसे उमेश और दिनेश बातें कर रहे हैं, आशा, रमा और पूर्णिमा स्कूल जाती हैं। शुद्ध अशुद्ध पहचान तो वैसे भी लोगे, इन नियमों को ना पढ़ो तब भी, लेकिन अगर पढ़ लोगे तो अशुद्धि की जो होने की संभावना है वो 0 हो जाएगी, ना के समान बिल्कुल। तो एक बार इनको पढ़ लीजिए, और ज्यादा नहीं, थोड़ी देर बाद में आपको शायरी सुनाऊंगा, और शायरी सुनाऊंगा वो भी गा के सुनाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन। तो थोड़ी देर और साथ देंगे हमारा। दूसरा नियम पढ़ेंगे। दूसरा नियम क्या कह रहा है, यदि वाक्य में दोनों लिंग वचनों के अनेक कर्ता हों तो क्रिया बहुवचन में होगी और उनका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा, जैसे एक लड़का, दो बूढ़े और अनेक लड़कियां आती हैं। यानी कि जो अंतिम में जो भी क्रिया होगी उसके हिसाब से हमारा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होगा। जैसे इसमें लड़कियां आया लास्ट में तो आती हैं हो गया। एक बकरी, दो गाय और बहुत बैल मैदान में चरते हैं, ठीक है। तीसरा देखेंगे, यदि वाक्य के अनेक कर्ताओं के बीच विभाजक, समुच्चय बोधक, अव्यय या अथवा वा रहे तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होगी, जैसे घनश्याम की 5 दरियां व एक कंबल बिकेगा। तो लास्ट में हरी, अच्छा एक इसमें अगर ट्रिक देखी जाए ना, तो ट्रिक ये है कि नियम कुछ भी हो, जो अंतिम में हमारी क्रिया रहेगी उसके हिसाब से हमको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा। जैसे ये कंबल आया लास्ट में तो बिकेगा हो गया, और ऊपर अभी देखो यहाँ पे बैल आ गए तो चरते हो गया था, ठीक है। और इसके ऊपर लड़कियां आई थी तो आती हो गया था। तो इसको भी जो है ट्रिक के तौर पे हम याद रख सकते हैं। 8वां पढ़ेंगे, कारक संबंधी अशुद्धियां। संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषण क्रिया जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। कारक पढ़ोगे, अभी पढ़ाए जाएंगे तुम्हें, कर्ता ने कर्म को इस तरह से होते हैं वो, उनको पढ़ाया जाएगा। क्रिया को मारा, कर्ता रावण को मारा, क्रिया कर्म है, बाण से मारा, यह एक संपन्न की गई, अतः बाण क्रिया संपन्न करने का साधन होने के कारण कारक है, ठीक है। यानी किससे किया गया काम, उस तरह से ये एक कारक है, एक मतलब कि मीडिएटर है। और क्या बोल सकते हैं इसको, हथियार बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं।
चलिए देखिए अशुद्ध वाक्य देखिए, डाल में चिड़िया बैठी है, डाल में मैं कैसे बैठ जाएगी, डाल पर बैठती है, डाल पर चिड़िया बैठी है, अशुद्ध है। पेड़ पत्ता गिरता है, पेड़ पत्ता गिरता है, से होना चाहिए, पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है, अलगाव हो रहा है, ये भी कारक की एक चीज है, बाद में पढ़ाई जाएगी आपको। नंबर 9, प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले त्व ता आदि प्रत्ययों के बाद इसी प्रकार के प्रत्ययों का लगाना अशुद्ध है, जैसे सौंदर्य एवं सुंदरता तो शुद्ध है परंतु सौंदर्यता अशुद्ध है, पूज्य पूजनीय शुद्ध है परंतु पूजनीय अशुद्ध है। 10वां देखेंगे और ये शायद अंतिम होना चाहिए, अव्यय संबंधी अशुद्धियां, हिंदी के वाक्यों में अव्ययों के प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, इनका प्रयोग करते समय निम्नलिखित तथ्यों का विशेष ध्यान रखना अपेक्षित होता है। नंबर 1, वाक्य में केवल तथा मात्रा का प्रयोग एक साथ नहीं होना चाहिए, या तो केवल का ही प्रयोग होगा या मात्र का ही प्रयोग होगा, दोनों का मतलब लगभग एक सा ही होता है। नंबर 2, इसी प्रकार परस्पर और आपस दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, परस्पर शाब्दिक अर्थ है एक दूसरे का और आपस में भी एक दूसरे का ही अर्थ बनेगा, तो इनका भी एक साथ प्रयोग कभी नहीं करेंगे। उदाहरण से देखेंगे ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। जैसे ये देखा है कि वे परस्पर आपस में घनिष्ठ मित्र हैं, तो बात तो एक ही हो गई, परस्पर का भी वही मतलब है, आपस का भी वही मतलब है, तो वे आपस में घनिष्ठ मित्र हैं, ये होगा। अगला देखेंगे कि राम ने केवल मात्र मुझे आमंत्रित किया, केवल का भी वही मतलब हो गया, मात्र का भी लगभग वही मतलब हो गया, तो दोनों में से एक ही चीज आएगी, राम ने केवल मुझे आमंत्रित किया, ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। 11, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां और पढ़ लो, उसके बाद में आपको शायरी सुनाऊंगा। अनेक शब्द विशेषण एवं विशेष्य दोनों का अर्थ स्पष्ट करते हैं, परंतु कुछ लोग अज्ञानतावश उस विशेषण में एक और विशेषण जोड़ने का प्रयास कर उसे अशुद्ध कर देते हैं, जैसे अश्रु जल, यह अशुद्ध है, क्योंकि अश्रु का तात्पर्य आंख से निकलने वाला पानी होता है, अतः जल शब्द जोड़ना गलत है, अश्रु ही काफी रहेगा। अन्य शब्द देखिए, इधर अशुद्ध हैं और इधर शुद्ध हैं। सज्जन पुरुष, तो सज्जन जो मतलब सीधे साधे पुरुष होते हैं उनको सज्जन बोलते हैं, तो पुरुष जोड़ना गलत हो जाएगा, खाली सज्जन ही रहता है। यौवन अवस्था, यौवन ही रहेगा या युवावस्था हो जाएगा। समतुल्य, सम या फिर तुल्य एक ही बात हो गया, सम मतलब समान और तुल्य मतलब भी समान ही होता है। स्व एक मिनट, स्वतत्वाधिकार, या तो स्वतत्व लिख दो या अधिकार लिख दो, दोनों चीजें लिखना अशुद्ध हो जाएगा। तो वाक्य संबंधी उदाहरण अशुद्ध, बे, एक ये और देख लीजिए उदाहरण, बे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए, शुद्ध होगा बे सब काल चक्र के नीचे पिस गए, चक्र माने भी तो पहिया ही होता है ना, तो डबल डबल लिखने का क्या ही औचित्य रह गया। 12 और फिर 13, एक मिनट, हाँ 13 के बाद में फिर अन्य महत्वपूर्ण शुद्धियों एवं नियम आ जाएंगे, तो 13 के बाद में आपको जो मैं शायरी सुनाऊंगा, 13 तक और पढ़ लीजिए आप। हम कहां तक आ गए, 12वां पढ़ेंगे अब हम। 12वां पढ़ेंगे जिसमें है कि विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां, विराम चिन्ह के उचित प्रयोग न होने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है या गलत हो जाता है, और इसका उदाहरण आपने स्कूल टाइम में देखा होगा, कभी कभी वो एक लेटर पढ़ा जाता था ना कि विराम चिन्ह को गलत जगह लगाने पे कि दादाजी के सर में जुएं हो गई हैं, बकरी चिट्ठी खा गई है, इस तरह से एक वो होती थी, प्ले होता था वो। चलो छोड़ो, जिसको याद हो वो समझ जाए, जिसको ना हो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा नहीं परीक्षा में। उदाहरण देखिए, जैसे रो को मत जाने दो, ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, रोको के बाद लगेगा कोमा, फिर हो जाएगा मत जाने दो, रोको, तो यहाँ पे हम भी मतलब बोलते समय रुकेंगे, यानी रोको, रोक लो, जाने मत दो, ठीक है, यानी कि डोंट मतलब बिल्कुल मत जाने दो। अब अगला देखो, अगला शुद्ध क्या हो जाएगा, रोको मत, इसका दूसरा मतलब निकलेगा, रोको मत जाने दो, मतलब कि लेट हिम गो, मतलब जाने दो मत रोको। तो ये जो है विरामों की वजह से भी अशुद्धियां काफी होती हैं, इसका भी ध्यान रखना है। द्वितीय एवं तृतीय वाक्य का अर्थ अलग अलग है। उसने कहा तुम मूर्ख हो, ये अशुद्ध है। उसने कहा कोमा फिर इन्वर्टेड तुम मूर्ख हो, ये शुद्ध है, ठीक है। अब आ गया 13वां, मुहावरे के प्रयोग संबंधी अशुद्धि, जो कि लास्ट है, और इसके बाद आपको शायरी सुनाई जाएगी बेहतरीन वाली, गा के सुनाऊंगा धमाकेदार शायरी।
मुहावरे का उचित प्रयोग न करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जिस मुहावरे में जो शब्द प्रचलित है उन्हीं के वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। उनके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करने से अर्थ गलत हो जाता है। कैसे? उदाहरण दिया जाएगा। जैसे चोर दुम दबाकर चला गया, यह अशुद्ध है। चोर दुम दबाकर भाग गया। मैंने जान हाथ पर रखकर उसकी सहायता की, ये अशुद्ध है। और शुद्ध क्या हो जाएगा? मैंने जान हथेली पर रखकर उसकी सहायता की। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने वादा किया था आपको शायरी सुनाने का, ये जो है अन्य महत्वपूर्ण अशुद्धियां एवं नियम, ये हम बाद में पढ़ेंगे। आपको अब हम एक शायरी सुनाएंगे। शायरी है शायद विष्णु सक्सेना की शायरी है। एक कवि हैं विष्णु सक्सेना, उनकी ये शायरी है। तो शायरी सुनाने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि जिसने भी अपनी स्पीड 2x पे कर रखी है या जितनी भी बढ़ा रखी है, तो स्पीड को कर लें आप अपनी नॉर्मल, तभी मजा आएगा। स्पीड को रखेंगे नॉर्मल। और हम सुनाने जा रहे हैं आपको अब एक प्यारी सी बेहतरीन सी शायरी। लिख के देखूं कैसे लिखी जाएगी शायरी। शायरी, ठीक है। स्पीड जिसने कर रखी है 2x, वो कर ले अपनी नॉर्मल। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है मुझे, पहली बार शायरी सुना रहा हूँ, और वो भी क्लास को रोचक बनाने के लिए सुना रहा हूँ, और कोई उद्देश्य नहीं है। आपका तनाव कम कर दूं और क्लास को थोड़ा रोचक लगने लगे, इसलिए सुना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शायरी सुनिए। शुरू करते हैं। कि तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, कि तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, और इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, अरे इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, और आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, अरे टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। तो कमेंट करके बताइए कि शायरी आपको कैसी लगी। कोशिश करिए एक मतलब उसी अंदाज में, लेकिन मैं समझ सकता हूँ हो नहीं पाई उतनी अच्छी। जितनी भी हो पाई आपके लिए मैंने किया। कमेंट करके बताइए कैसी लगी, और आप करते हैं क्लास शुरू। और फिर से एक वादा कि एक और बेहतरीन शायरी सुनाई जाएगी कुछ देर की क्लास के बाद। तो चलिए अब क्लास शुरू कर लेते हैं। बहुत हो गई मस्ती, अब करते हैं क्लास। हम पढ़ रहे थे अन्य महत्वपूर्ण नियम, अन्य महत्वपूर्ण अशुद्धियां। तो क्या क्या अशुद्धियां होती हैं? ये है हमारी वचन संबंधी तथ्य। प्राय लोग भ्रमवश प्रत्येक किसी कोई का प्रयोग बहुवचन में कर देते हैं, जबकि इनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे प्राय कोई नहीं चाहता कि हम प्रगति करें, इसका शुद्ध रूप होगा प्राय कोई नहीं चाहता कि हम प्रगति ना करें। कोई और किसी के साथ भी का प्रयोग अशुद्ध है। जैसे कोई भी आएगा, काम चल जाएगा। यहाँ भी अनावश्यक है, क्योंकि कोई शब्द कोपी का तद्भव है। कोई और किसी में भी का भाव विद्यमान है। ठीक है, अगला है लिंग संबंधी। लिंग संबंधी तथ्य क्या है? यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा कर्ता हो तो ध्यान रखना चाहिए कि उसके लिंग और वचन के अनुसार क्रिया में लिंग और वचन होंगे। जैसे यह कहना गलत है कि कलकत्ता कभी भारत की राजधानी नहीं था। यहाँ ध्यातव्य है कि कर्ता पुल्लिंग है। अस्तु राजधानी थी, ना होकर राजधानी था। तो शुद्ध क्या शुद्ध होगा? ठीक है, अब पर ऊपर संबंधी तथ्य। प्राय लोग पर और ऊपर के प्रयोग पर भी भ्रमित हो जाते हैं। जैसे मंदिर पर्वत के ऊपर है, मंदिर पर्वत के
ऊपर है, यह वाक्य सही है। पर शब्द सामान्यतः ऊंचाई का घोतक होता है। शब्द शब्द सामान्य ऊंचाई का घोतक होता है। जैसे पहाड़ पर मंदिर है, यदि यह कह दिया जाए तो इससे यह भाव स्पष्ट होता है कि धरातल को छोड़कर पर्वत के किसी भी भाग पर मंदिर हो सकता है, किंतु भाव यहाँ है कि मंदिर पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर है, अतः शुद्ध हुआ कि मंदिर पर्वत के ऊपर है। आगे बढ़िए। समय अंतर संबंधी तथ्य। राम के पीछे श्याम का नंबर आता है, पटना गया के बाद पड़ता है, दोनों का शुद्ध रूप होगा राम के बाद श्याम का नंबर आता है। ठीक, पीछे नहीं होगा, पटना गया के आगे पड़ता है, ना कि पीछे या बाद में। ठीक है, और बात भी सही है। जैसे हम जा रहे हैं कहीं तो पटना पड़ने वाला है तो कहेंगे इसके बाद पटना है, तो बाद पटना थोड़ी, इसके पहले पटना है। उक्त दोनों वाक्यों के संदर्भ में नियम यह है कि समय का अंतर बतलाने के लिए बाद या पहले शब्द का प्रयोग होता है और स्थान का अंतर को व्यक्त करने के लिए आगे पीछे के शब्द प्रयुक्त करते हैं। मतलब कि यहाँ ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक, ये पॉइंट ये रहा कि समय का अंतर बताने के लिए बाद और पहले का प्रयोग और स्थान का अंतर बताने के लिए आगे और पीछे का प्रयोग होता है। अव्यय संबंधी तथ्य। अव्यय संबंधी तथ्य और देखेंगे। अव्यय संबंधी तथ्य। चाहिए और इसलिए दोनों शब्द अव्यय हैं। अव्यय विकृत नहीं होता है, अर्थात यह प्रत्येक दशा में परिवर्तित रहित होता है, यानी परिवर्तन इसमें नहीं होता। अतः चाहिए और इसलिए का प्रयोग शुद्ध है, चाहिए और इसलिए का नहीं। चाहिए और इसलिए का नहीं, यानी कि इसमें जो डिफरेंस रहा ये ए का रहा, इस वाले ए का, और ये या है, तो ये जो है अशुद्ध है, और शुद्ध जो हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा। यही विशेष सावधानी बरतने के लिए शब्दों का उदाहरण तौर पर लिया जा सकता है। वस्तुतः ये दोनों सही शब्द हैं, किंतु इनका प्रयोग जहां अव्यय के रूप में होगा वहां लिए, और जहां क्रिया के रूप में होगा वहां लिए शब्द का प्रयोग होगा। यानी जहां क्रिया का रूप में होगा वहां या से यहूदी और यज्ञ वाला आएगा, और जहां कहाँ गया अव्यय का होगा वहां ए से एड़ी वाला आएगा। ठीक है, तो बहुत थोड़े से नियम और बचे। 5-10 मिनट और मान लीजिए, 5-10 मिनट बाद के 5-10 मिनट के बाद आपको फिर एक बेहतरीन शायरी सुनाई जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और बताइए वीडियो कैसी चल रही है, आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके अवश्य बताएं। पूरा दोष। पद तत्व दोष क्या होता है? पदत्व दोष क्या होता है? मैं इसका अर्थ वह नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। यहाँ पर अधिक पदत्व दोष है क्योंकि वाक्यों में प्रयुक्त अक्षर की अवांछनीय है, अतः यह एक वाक्य का अशुद्ध रूप होगा। मैं इसका अर्थ वह नहीं लगाता जो आप लगाते हैं। कथित पदत्व दोष है, इसका प्रकार भी सावधानी अपेक्षित होती है। जैसे इधर कुछ वर्षों के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच काफी कटुता उत्पन्न हो गई है। यहाँ पर बीच शब्द का 2 बार प्रयोग करके कथित पदत्व दोष ला दिया गया है, अतः इस दोष को बचने के लिए वाक्य में आए 2 बार बीच शब्द का परिवर्तन करना होगा। अतः इसका शुद्ध रूप क्या होगा? उदाहरण से ही ज्यादा अच्छा समझ में आता है, तो उदाहरण ही देख लो इसका। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इधर कुछ वर्षों के बीच भारत और पाकिस्तान में काफी कटुता उत्पन्न हो गई है, यानी कि एक बीच को यहां से हम हटा देंगे। आगे बढ़ेंगे। अक्रमत्व दोष यानी कि क्रम विहीन होगा यहाँ, इसमें जहां तक है। रमेश जिस वर्ष भर की सजा हुई थी, रमेश जिसे वर्ष भर की सजा हुई थी की अपील उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर कर ली गई है। इस वाक्य में की विभक्ति अपने उचित स्थान पर प्रयुक्त नहीं है, अतः यहाँ अक्रमत्व दोष है, यानी क्रम में नहीं है। अतः इस वाक्य का शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, वर्ष भर की सजा पाने वाले रमेश की अपील उच्च न्यायालय ने मंजूर हो गई। ये होगा इसका शुद्ध रूप। विरोधाभासी, तो इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, इसमें विरोध होगा जरूर एक दूसरे का, विलोम शब्द वाला। कल रमेश शायद यहाँ जरूर आ जाए। इस वाक्य में शायद शब्द संदेह युक्त आशा को व्यक्त करता है, यानी कि आशा है कि रमेश आएगा लेकिन उसमें संदेह है, शायद लग रहा है। ठीक है, अब जबकि जरूर शब्द एक निश्चयात्मक विश्वास को प्रदर्शित कर रहा है। जरूर आ गया, यहाँ जरूर आएगा। अब जरूर से क्या लग रहा है कि आएगा ही आएगा,
कोई डिले नहीं है, अवश्य ही आएगा। और शायद जो लग गया, इसमें संदेह उत्पन्न हो गया कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो दोनों में विरोध उत्पन्न हो गया, नहीं हो गया। तो दोनों का प्रयोग एक ही भाव को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जा सकता, अतः इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा कल शायद रमेश यहाँ आ जाए। तो ये इसका शुद्ध रूप होगा। भाव संबंधी देखेंगे। भाव संबंधी तथ्य में क्या होगा, शिकारियों का दल शिकार की चाह में चारों ओर घूम रहा था। इस वाक्य में चाह इच्छा का घोतक है, जबकि घूमना फिरना इच्छा के कारण नहीं, खोज या तलाश में होता है ना, कि घूम रहे हैं साहब शिकार की तलाश में, तो हम खोज कर रहे हैं, और इसमें इच्छा दिखा रहा है, ये हमारा चाह जो शब्द आ गया, तो इच्छा थोड़ी है हमारा कि शिकार मिल जाए, हम ढूंढ रहे हैं उसे, खोज कर रहे हैं उसकी। तो अतः शुद्ध वाक्य क्या होगा, शिकारियों का दल शिकार की तलाश में चारों ओर घूम रहा था, ठीक है, ना कि चाह में। सहवर्ती बहुवचन शब्द सब और लोग सामान्यतः बहुवचन है, किंतु कभी कभी सब का समुच्चय रूप में एक वचन में भी प्रयोग होता है। हिंदी में सब समुच्चय और संख्या दोनों का बोध कराता है, लोग सदा बहुवचन में इसको प्रयुक्त करते हैं। प्रत्येक किसी और कोई का प्रयोग, ये और देख लीजिए, प्रत्येक किसी और कोई का प्रयोग कैसे होता है। प्रत्येक किसी और कोई का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, बहुवचन में प्रयोग अशुद्ध होता है। जैसे प्रत्येक का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति से मेरा निवेदन है, कोई का प्रयोग तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, किसी का प्रयोग किसी आदमी को भेज दो। तो ये हो गया, थोड़े से और बच्चे हैं, काम खत्म, बढ़िया हजम। नंबर 2, नए नए, एक तो ये वाला नए, एक ये वाला नए, इसमें एक में ये है और एक में ये है, ठीक है। नई, एक में ये आ गया और एक में फिर ये आ गया। का शुद्ध प्रयोग, जिस शब्द का अंतिम वर्ण या है उसका बहुवचन ये होगा। मूल शब्द नया है, इसका बहुवचन नए और स्त्रीलिंग नहीं होगा। खा, हुए हुए हुए, यही वाला आगे सेम टू सेम। का प्रयोग मूल शब्द, पढ़ लेना अब ये वाले तुम, थोड़ा सा तो मैं भी स्किप मारूंगा। अब आ जाओ महत्वपूर्ण उदाहरण पे। तो शुरू कर रहे हैं फिर हैं, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख ले रहे हैं। अब महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखेंगे, एक बात का करेंगे ध्यान कि मैं बार बार शुद्ध और अशुद्ध का नहीं दूंगा ज्ञान। अरे राइमिंग बन गई, राइमिंग बन गई कि एक चीज का रखेंगे ध्यान, शुद्ध अशुद्ध का बार बार नहीं दूंगा ज्ञान, बन गई राइमिंग। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एडजस्ट करते चलना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। इसमें लिखा हुआ भी है, नजरें स्क्रीन पे रखना, कान खोले रखना और मेरे साथ साथ मन मन में पढ़ते चलना। अशुद्ध है हमारा कि आपका भविष्य उज्जवल हो। तो इसमें त्रुटि क्या है, उज्जवल गलत लिखा हुआ है, उज्जवल ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध ये हो जाएगा। मैं घर ही हूं, मैं घर ही नहीं हूं, मैं घर में हूं, ये होगा शुद्ध। ठंडा घड़े का पानी लाइए, ठंडा घड़े का नहीं, घड़े का ठंडा, घड़े का ठंडा पानी लाइए। आपका दर्शन करने आया हूं, आपका दर्शन नहीं, आपके दर्शन करने आया हूं। पति पत्नी आई है, पति पत्नी आई है नहीं, पति पत्नी आए हैं। गोदान प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ उपन्यास है, कि नहीं का, ये पुल्लिंग है उपन्यास, स्त्रीलिंग नहीं। लिंग संबंधी भी अशुद्धियां हम पढ़ चुके हैं क्या होती हैं। आगे है कि हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, तो क्या होगा, हमारे की जगह आ जाएगा अपने, हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। तो यहाँ जो अशुद्धि क्या हुआ हमारी, ये एक मिनट, ये हमारे नहीं अपने। आगे है कि उसके बाद फिर राम का राज्य अभिषेक हुआ, उसके बाद फिर राम का, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, उसके बाद राम का, क्योंकि बाद और फिर बात तो एक ही रही। उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। अशुद्ध है कि एक फूलों की नहीं, फूलों की एक माला चाहिए। अशुद्ध है पुस्तक को जहां से उठाओ वहीं रख दो, और इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, पुस्तक जहां से उठाओ, पुस्तक को नहीं, पुस्तक जहां से उठाओ वहीं रख दो, ये हो जाएगा शुद्ध। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। अब इसका शुद्ध देखेंगे, हम अपने मैं, हम नहीं मैं,
अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। अगला देखेंगे कि मैं मेरी कलम से लिखता हूँ, मेरी नहीं अपनी, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, ये शुद्ध हो जाएगा। आगे है कि यह भाग्यवान स्त्री है, नहीं, स्त्री यह है भाग्यवती स्त्री है, भाग्यवान तो पुरुष होते हैं, ठीक है। अशुद्ध हो जाएगा। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, हानिप्रद अबे लाभप्रद होता है, हानिप्रद क्या होता है? तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ना कि हानिप्रद। अशुद्ध है केवल मात्र। अब दोनों चीजें एक साथ कैसे आ जाएंगी? या तो केवल आएगा या मात्र आएगा। तो केवल आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। अगला है अशुद्ध है कि मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है। मन के अंदर नहीं, मन में होना चाहिए, मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है, ये शुद्ध है। अशुद्ध है कि यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। अब इसका शुद्ध रूप देखेंगे, यद्यपि मैं आपका बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ नहीं, बहुत आभारी हूं पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अगला देखेंगे कि मेरी पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं रही। तो पूजनीय गलत तरीके से लिखा हुआ है, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, मेरी पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं है। बात भी सही है। अशुद्ध है कि आपकी महान कृपा होगी, महान कृपा नहीं, महती कृपा होती है। आपकी कृपा कैसी होती है? महती होती है। अगला है कि आंखों से आंसू निकल पड़ा, पड़ा नहीं पड़े, ये शुद्ध है। हवन सामग्री जल गया, गया नहीं गई, हवन सामग्री जल गई। उसे कह दो कि दो की भाग जाए, गलत है भैया, एक ही मात्रा लगेगी, भाग जाए। वह विलाप करके रोने लगी, विलाप करना और रोना एक ही बात है, तो वह विलाप करने लगी, ये शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध है कि उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण निकल गया, जबकि प्राण क्या है? हमेशा पुल्लिंग है, वो हमेशा बहुवचन है और पुल्लिंग है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके प्राण निकल गए, ये सही हो जाएगी। अशुद्ध है अधिकांश विद्यार्थी शांत रहे, अधिकांश, अरे ये कोई मतलब कि मापतुल थोड़ी है जो उसका अंश हो गया, अधिक का अंश, ये गलत है, अधिकतर होगा, अधिकतर विद्यार्थी शांत रहे। आगे है कि दोषी छात्रों ने अपने सिर को नीचे कर लिया, दोषी छात्रों ने अपने सिर को नीचे कर लिया, गलत है ये। शुद्ध होगा दोषी छात्रों ने अपना सिर नीचे कर लिया, ना कि अपने सिर को। आगे है मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करना चाहता हूं, ये गलत है। शुद्ध हो जाएगा मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। अब अगला है कि उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है, गलत है ये। उनकी अपनी से मतलब नहीं है, उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है, ठीक है, उनकी और अपनी एक साथ नहीं आएगा। अशुद्ध है आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए, बना दीजिए क्या मतलब? कर दीजिए होता है, तो आप इस पत्र पर, और मैं क्या होता है? ये भी गलत है, हस्ताक्षर कर दीजिए, ये सही है। अशुद्ध है कि शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, ओहो, उसके प्राण सूख गए भाई साहब, ना कि प्राण सूख गया। अशुद्ध है एक पानी का गिलास दीजिए, एक पानी का नहीं, पानी का नहीं, एक गिलास पानी दीजिए होगा, या फिर पानी का एक गिलास दीजिए, ये भी शुद्ध हो जाएगा। आगे है कि मैं आपकी प्रतीक्षा, गलत लिखा हुआ है, करता रहा, ये सही है, प्रतीक्षा यहाँ सही है। अशुद्ध है प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वयं और आत्मनिर्भर एक ही बात तो है, आत्मनिर्भर और स्वयं का एक ही समान समान अर्थ होता है लगभग लगभग, तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, ये गलत है। तो अभी वाक्य अशुद्धियां हमने देखी, अब शब्दों को जो वर्तनी है इनकी शुद्ध और अशुद्ध अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद में क्लास हमारी संपन्न हो जाएगी। अब हम पहले ये पढ़ेंगे आ में, ये इधर अशुद्ध है हमारे, इधर शुद्ध हैं, तो इनको पढ़ते हुए चलेंगे। स्क्रीन पर नजर रखिए, वर्तनी को देखते चलिए कैसे बोला जा रहा है, कैसे लिखा गया है, उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अब अनुग्रहित नहीं, ये ऋर वाला बनेगा, ये वाला अनुग्रहित।
अनुवादित, अनुवादित नहीं अनुदित। अकृत्रिम का अकृत्रिम क्या होगा? अकृत्रिम। अजान बाहु नहीं आजान बाहु। अंतर्धान नहीं अंतर्धान। अनुसरण, अनुसरण, शा और सा। अमावस्या नहीं अमावस्या, ये वाला सा। आच्छादन नहीं आच्छादन। अवगुण नहीं अवगुण। आध्यात्म, आध्यात्मक नहीं आध्यात्मिक। उसी प्रकार से अहिल्या नहीं अहिल्या। अद्वितीय नहीं अद्वितीय। आराधना नहीं आराधना। आषाढ़ नहीं आषाढ़। अशुद्ध नहीं अशुद्ध। अध्ययन नहीं अध्ययन। आधीन नहीं अधीन। अंतरकथा नहीं अंतःकथा। अनाधिकार नहीं अनधिकार। आतिथे नहीं अतिथे। आकांक्षा नहीं आकांक्षा। आशीर्वाद यानी कि ये वाला जो रा है ये वा पे आएगा, आशीर्वाद, ये आशीर्वाद है। अपनुति नहीं अपहनुति। आह्लाद का आह्लाद। अवतार का अवतार। आजीविका अशुद्ध है आजीविका शुद्ध है। औद्योगीकरण नहीं उद्योगीकरण। आमिष नहीं आमिष। आशा नहीं आशा। अश्मशान नहीं शमशान। अट्टालिका नहीं अट्टालिका। आर्द्र नहीं आर्द्र। इसी तरह आगे बढ़ेंगे। ये अशुद्ध है ये शुद्ध है। आधिक्यता का क्या है? शुद्ध आधिक्य। अंतरराष्ट्रीय का अंतरराष्ट्रीय। अंधा का अंधा। यानी कुछ चीजों का प्रोनाउंसिएशन जो होगा ना, उच्चारण, वो तो होगा सेम, लेकिन उनके जो लिखने का तरीका होगा उसमें तुमको जो है वो मिलेगा, फेरबदल मिलेगा। जैसे कहीं कहीं ये बड़ा शाह होगा तो शुद्ध क्या होगा? छोटा सा होगा। कहीं कहीं इंटरचेंज हो जाएगा। उसी तरह से कहीं ये बिंदु होगा, कहीं ओनली ये होगा। इस तरह से अभी हमने देखा नहीं, अभी कहीं और उदाहरण आएगा तो बताऊंगा। जैसे ये अंधा है तो इसमें ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ये अशुद्ध है, शुद्ध में खाली एक बिंदु हो जाएगा। लेकिन पढ़ा ये भी अंधा ही जाएगा और पढ़ा ये भी अंधा ही जाएगा, तो इस बात को भी ध्यान रखते हुए चलना। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ ये भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा और ये भी ऐसे ही, लेकिन इसमें क्या है? गा आधा है और या है, और इसमें क्या है? ज्ञा से ज्ञानी हो गया, अनभिज्ञ। आहार का आहार। अपराहन का अपराहन। आवश्यकीय, आवश्यकीय आवश्यक। अरमूद नहीं अमरूद। अर्पण नहीं अर्पण। अंताक्षरी नहीं अंत्याक्षरी। अस्वीकार नहीं अस्वीकार। अभिषेक नहीं अभिषेक। ईर्षा नहीं ईर्षा, आधा सा बनेगा। इति पूर्व नहीं इतः पूर्व। ईश्वर नहीं ईश्वर होता है। इकट्ठा नहीं इकट्ठा होता है। उरीण नहीं उऋण होता है। उद्गिन का उद्गिन। उद्देश्य का उद्देश्य। उश्रृंखल का उच्छृंखल। उल्लंघन का उल्लंघन। तो इनको जो है इस तरह से देखेंगे, शुद्ध अशुद्ध। और आज की क्लास में इतना ही। क्लास हो जाएगी फिर लंबी। शब्दों की त्रुटि और बर्तनी इनकी हम अगली क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी इसको जरूर बताएं, कमेंट करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें, और कोई त्रुटि यदि पाई जाए उसको कमेंट करके बताएं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें, उसको सुधार सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये क्लास ऐसी थी, इसमें तो धन्यवाद स्पेशल बोलना पड़ेगा आपको। और क्लास में अगर कोई गलती हुई हो तो उसको अवश्य बताना, उसको सुधारेंगे। तो मिलते हैं। अब कुछ के मन में ये बात आ रही होगी कि शायरी सुनाने को कहा था, तो शायरी क्या, देखो अब मन नहीं कर रहा यार, लेकिन फिर भी चलते चलते चलो एक शायरी सुना दे रहा हूँ। तो जिन्होंने स्पीड कर रखी है इतनी, वो स्पीड कर लेंगे इतनी। ठीक है, क्योंकि हम सुनाने जा रहे हैं शायरी। और शायरी क्या है? शायरी है कि मुझको तेरी चाहत और जुस्तजू तो है। मुझको
तेरी चाहत और जुस्तजू तो है, और पाना तेरा मुश्किल ही सही पर आरजू तो है। पाना तेरा मुश्किल ही सही पर आरजू तो है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।